चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, सॉलिड, दूसरा हम लोग पढ़े सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड किसको बोलते हैं कि गिवन टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर शेप एंड वॉल्यूम फिक्स हो तो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल का पोजीशन फिक्स। ठीक है, जैसे कोई है चीज बना हुआ, उसमें ये सब पार्टिकल को हम लोग दिखा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल है ना, पार्टिकल है, तो ये सारा पार्टिकल अपने पोजीशन पर फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका पोजीशन फिक्स है और ये सॉलिड हो गया। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट क्या हुआ, सॉलिड स्टेट हम लोग सॉलिड को ही बोलते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट जो है एक टेम्पररी फेज है, जहाँ पर हम किसी भी दूसरे फेज वाले को, जैसे गैस को या लिक्विड को हम सॉलिड बनाते हैं। जब किसी लिक्विड या गैस को सॉलिड बनाते हैं तब ये जो नया फॉर्म आया इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, जैसे कि वाटर है, उसको जब हम फ्रीज कर देंगे तो वो आइस बनेगा, तो अब हो गया सॉलिड स्टेट। आइस क्या हो गया, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि अदर देन नॉर्मल टेम्परेचर एट 0 डिग्री से, नॉर्मल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें क्या किया हमने, टेम्परेचर को चेंज कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो एब नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। मतलब अदर देन नॉर्मल टेम्परेचर एट द अदर देन नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर बिना रखे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होगा एक, अदर देन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर किसी चीज़ को हम चेंज करके उसके शेप एंड वॉल्यूम को फिक्स कर दें, मतलब कि उसके पार्टिकल के पोजीशन को फिक्स कर दें। जैसे कि वाटर है, उसमें किसी भी वाटर पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है, वाटर वेपर है, उसमें भी किसी भी पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है। लेकिन अगर इस दोनों को हम आइस बना दें, वाटर वेपर को और वाटर को, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली उसके पार्टिकल का पोजीशन फिक्स हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर अगर हम आइस और वाटर का एग्जांपल लेंगे तो आइस विल बिकम द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे कि है आयरन, जनरली सॉलिड होता है, जनरली सॉलिड होता है। आयरन क्या है, सॉलिड है एट दिस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस प्रेशर में, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये क्या, आयरन क्या है, सॉलिड है। मतलब इस कंडीशन में पार्टिकल जो है आयरन का, उसका जो पोजीशन है उस पार्टिकल का वो फिक्स है, इसलिए वो सॉलिड है। लेकिन अगर प्रेशर रहने दो, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान खाली टेम्परेचर चेंज कर दो, ओनली टेम्परेचर, इफ यू ब्रिंग द टेम्परेचर अराउंड 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हम ले आते हैं तो क्या होगा, आयरन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आयरन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब अब पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं रहा, अब वो फ्लूइड हो गया। ठीक है, जब तक पार्टिकल का पोजीशन फिक्स रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, वो रिजिड है। जब पार्टिकल का पोजीशन में चेंज हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो फ्लूइड हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो गया कि नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर जो आयरन का पार्टिकल था उसका पोजीशन फिक्स था, इसलिए वो सॉलिड है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 1535 डिग्री सेल्सियस ले जाएं तो आयरन के पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं रहता है ना, मॉडरेटली चेंज होने के लायक हो जाता है, मतलब क्या, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो आयरन लिक्विड में मिल रहा है, तो ये तो लिक्विड है, तो हम इसको लिक्विड नहीं बोलेंगे ना, लिक्विड आयरन, इसको हम लिक्विड आयरन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, लिक्विड स्टेट ऑफ आयरन। इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट ऑफ आयरन। ठीक है, मतलब अगर आयरन है, ये हो गया सॉलिड, कब होगा,
at room temperature, at room temperature and 1 atmospheric pressure. अब यही आयरन जो है लिक्विड हो गया। अब आयरन क्या हो गया? लिक्विड हो गया। कहां पर? एट 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और प्रेशर अभी भी हम रखे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। प्रेशर में कोई चेंज नहीं लाया। ठीक है, आया बात समझ में? यहां सॉलिड है, यहां लिक्विड है, तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड स्टेट ऑफ आयरन। इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड स्टेट ऑफ आयरन। जबकि आयरन होता है सॉलिड, लेकिन हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ आयरन। तो समझ में आया? सॉलिड सॉलिड स्टेट में क्या डिफरेंस है, लिक्विड लिक्विड स्टेट में क्या डिफरेंस है? सॉलिड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर किसको बोलते हैं? जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर पर हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करता है, प्लांट एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर। अगर इस नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है तो वो सॉलिड है। ठीक है। अगर इस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी चीज के पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है तब वह या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। पूरी तरह फ्री है, मतलब पार्टिकल का पोजीशन एकदम फ्री है, एक दूसरे के इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, तब वो गैस हो गया। लेकिन पार्टिकल के बीच में मॉडरेट अट्रैक्शन है तो वो लिक्विड होगा। पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन पार्टिकल एक दूसरे से अलग नहीं होता है लिक्विड में। गैस में क्या होता है? पार्टिकल का पोजीशन तो चेंज होता है, साथ में सारा पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाता है, फ्री हो जाता है। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल सब एक दूसरे से फ्री नहीं होता है, वो चेंज करेगा पोजीशन, लेकिन सब साथ में चेंज करेगा, सबके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। समझ में आ गया? ये डिफरेंस है सॉलिड सॉलिड स्टेट में, लिक्विड लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ये हुआ सॉलिड स्टेट पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब क्या है कि ये जो पार्टिकल का पोजीशन फिक्स रहता है, ये क्यों फिक्स रहता है? उसका रीजन क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ये जो हम पार्टिकल के बात कर रहे हैं वो एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। इस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, तो पार्टिकल का पोजीशन फिक्स हो जाएगा। मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वेरी वेरी हाई है तब पार्टिकल का पोजीशन फिक्स हो जाएगा और वो सब्सटेंस सॉलिड बनेगा। ठीक है। और इस सॉलिड के केस में पार्टिकल का पोजीशन को फिक्स करने के लिए उसके मूवमेंट को जीरो करना पड़ेगा। पार्टिकल के पोजीशन को फिक्स करने के लिए उसके पार्टिकल के वॉल्यूम, ये वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, स्पीड को जीरो करना पड़ेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब नेग्लेजिबल होगा। काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी क्या होगा? नेग्लेजिबल होगा। आया बात समझ में? मतलब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है एक्सट्रीमली हाई होगा और थर्मल एनर्जी एक्सट्रीमली लो होगा, तभी कोई चीज सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर? अब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? प्रॉपर्टी, तो क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है क्योंकि इसके पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होता है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है। यही ना है, हैं? तो ये दिया हुआ है, कितना है दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। ठीक है, 5 कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। पहला क्या है? दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। मतलब क्या हुआ? इंटर पार्टिकल जो है, पार्टिकल सब है, उसके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत ही कम होगा। तीसरा क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है,
उसके बाद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट मे बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव अ फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब क्या हो गया कि एटम, उसका जो इंटर पार्टिकल है, जो पार्टिकल सब है, वो पार्टिकल्स जो है सिर्फ वाइब्रेट करेगा। ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन मीन्स वो सिर्फ वाइब्रेट करेगा, लेकिन अपने पोजीशन को वो छोड़ेगा नहीं। इट विल नॉट लीव दैट पोजीशन, इट विल रिमेन स्टक टू दैट पोजीशन ओनली। ठीक है, बट इट मे वाइब्रेट अराउंड दैट पोजीशन। क्लियर? एंड लास्ट, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इनकॉम्प्रेसिबल मीन क्या हुआ? बिकॉज ऑल दिस पार्टिकल्स आर एट मिनिमम डिस्टेंस। ये सारा पार्टिकल जो है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के चलते ये मिनिमम डिस्टेंस पर आ गया है, इसलिए ये इनकॉम्प्रेसिबल है। कॉम्प्रेसिबल कभी ना होगा जब बीच में कुछ रहेगा स्पेस। अब तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर आ गया है, मिनिमम डिस्टेंस पर आ गया। इससे अगर और नज़दीक लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो फिर सब दूर दूर हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा। तो ये तो आ गया है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर, अब इससे नज़दीक नहीं आ सकता है, इसलिए इनकम्प्रेसिबल हो गया। और रिजिड क्यों है? क्योंकि इसके पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसलिए ये रिजिड है। ठीक है, अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन देखें तो क्रिस्टल दो, ये जो सॉलिड है दो तरह का होगा, एक एमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। अब क्या है, सॉलिड कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एमॉर्फस और दूसरा क्या होगा? क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है, लेमैन आदमी भी समझ सकता है। ठीक है, एमॉर्फस उस सॉलिड को बोलते हैं जो बहुत ही स्मूथ होता है ना, स्लिपरी होता है, पाउडर के तरह, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? जो हम लोग टेल्कम पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, रबर, ठीक है, और ग्लास। ठीक है, पाउडर यूज करते हैं, टेल्कम पाउडर जो यूज करते हैं, हाथ में लगाते हैं, फिसलता है ना, कैरम बोर्ड खेलते हैं उस पाउडर डाल के, क्यों डालते हैं? ताकि फिसले वो, है ना। तो उस तरह का जो फीलिंग आएगा किसी चीज़ को टच करने से, तो समझ जाओ कि वो एमॉर्फस है। वो जो पाउडर छूने के बाद जो हमको आता है फीलिंग, जो टच फीलिंग है ना, है? या साबुन को छूने के बाद जो फीलिंग आता है, साबुन को छूने के बाद कैसा फीलिंग आता है? एक अजीब तरह का सॉफ्टनेस आता है, तो उस तरह का फीलिंग आएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो सॉलिड है ये क्रिस्टलाइन है, ये एमॉर्फस है। ठीक है ना, तो क्या है? एमॉर्फस है। ठीक है, एमॉर्फस। ठीक है, और क्रिस्टलाइन क्या होगा? रफ सरफेस होगा। क्रिस्टलाइन क्या होगा? जैसे बालू को छूते हैं, रफ सरफेस है, नमक को छूते हैं, रफ सरफेस है, चीनी को छूते हैं, रफ सरफेस है, ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आया समझ में? अब इस तरह का डिफरेंस कैसे हो जाता है? स्मूथ सरफेस रहता है तो हमारे फर्स्ट हम समझ जाते हैं, और रफ सरफेस रहेगा तो हम लोग क्रिस्टलाइन। ये नॉर्मल आदमी ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकता है। साइंटिफिकली कैसे करेंगे? ठीक है, तो साइंटिफिकली करने के लिए देखो, एक फिगर 1.1 है, क्वार्ज का 2 है, ये दोनों क्वार्ज का ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे हुआ है ना, ये दिया हुआ है। इसमें 2 फिगर दिया हुआ है, एक है ए, दूसरा है बी। ठीक है ना, तो ये दोनों में देख सकते हो, इसमें जो अरेंजमेंट है रिपीट हो रहा है। पार्टिकल का अरेंजमेंट है ना, पार्टिकल जो कि फिक्स पोजीशन पर रहता है, तो कौन पार्टिकल कहाँ पर है ये फिक्स है। तो अगर उस फिक्स्ड पार्टिकल के पोजीशन को स्टडी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक अरेंजमेंट मिलता है। देखो डायग्राम नंबर 1 में, ए में, है ना, इसमें सर्कल टाइप का बना हुआ है ना, सर्कल टाइप का बना हुआ है। हर सर्कल में देखो कि रेड डॉट, नंबर ऑफ रेड डॉट सेम है। हर सर्कल में नंबर ऑफ रेड डॉट सेम है, इस पहले वाला फिगर में, है ना। हर सर्कल में से नंबर ऑफ डॉट सेम है,
डॉट के रेड डॉट क्या दिखा रहा है, पार्टिकल्स दिखा रहा है। तो सेम है, यानी सारा जो सर्कल बना हुआ है उसका पैटर्न सेम है, सब सेम डिस्टेंस पर है ना, क्लियर। उसके बाद जो है एक पैटर्न क्या है, यहाँ 3 सर्कल एक साथ जुड़ा हुआ है, फिर 2 सर्कल एक साथ है, फिर रिपीट हो गया 3, फिर उसके बाद 2, यानी 3 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 2 सर्कल, एक पैटर्न हो गया, है ना। ये एक पैटर्न है, क्लियर है ना। तो इसमें एक हम बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का अरेंजमेंट है। तो जब अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल बॉडी अगर सेम रहे तो हम बोलते हैं कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इस क्रिस्टल में क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। और जब तुरंत देखो अरेंजमेंट बदलेगा। पहला तो देखो इसमें जितना भी सर्कल है दूसरा वाला में, किसी में भी हम समझ नहीं आ रहा है क्या अरेंजमेंट है ना। सारे सर्कल का साइज डिफरेंट है, सारे सर्कल का साइज डिफरेंट है, सब में नंबर ऑफ एटम सारे सर्कल में डिफरेंट है। और जो सर्कल का जो पैटर्न है, कितना का ग्रुपिंग किया हुआ है, कब रिपीट हो रहा है, कोई रिपीटेशन नजर नहीं आ रहा है, कोई भी पैटर्न रिपीटेशन नजर नहीं आ रहा। मतलब पूरे सॉलिड में अलग अलग पैटर्न है, पूरे सॉलिड में पैटर्न जो है बहुत तरह का है, पूरे सॉलिड में पैटर्न जो है बहुत ही तरह का है। तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी एमॉर्फस सॉलिड वो होता है जिसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर का अरेंजमेंट होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है थ्रू आउट द बॉडी, वो हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और जिसमें पूरे बॉडी में नहीं होता है अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं, मतलब पूरे बॉडी में एक तरह का अरेंजमेंट नहीं है बल्कि सो मेनी अरेंजमेंट्स। हमको समझ में नहीं आता है कि किस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे है। अगर बताया जाए कि इसमें किस तरह का अरेंजमेंट है, क्या पैटर्न है, बताओ, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझ में आ रहा है। तो जिसमें पैटर्न समझ में आए, पैटर्न समझ में तभी ना आएगा जब सेम टाइप का अरेंजमेंट बार बार रिपीट होगा, तब ना समझ में आएगा। यहाँ तो अलग अलग पूरे बॉडी में अलग अलग चीज दिख रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर से हम लोग पहचानते हैं कि वो क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। और जब लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है तो समझ जाते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। समझ में आया, क्लियर। अब जो है इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ग्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो ग्लास है, ये शीशा जिसको बोलते हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। देखने में हमको सॉलिड लगता है, देखने में हमको शीशा कैसा लगता है, ग्लास कैसा लगता है, सॉलिड लगता है, बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब टूट गया, थोड़ा थोड़ा मारेंगे टूट जाएगा। इसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ये एमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, मतलब शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और इसको हम लोग सुपर लिक्विड क्यों बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। ग्लास इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, जब कोई पुराना बिल्डिंग सब में जाओगे, जैसे अंग्रेजों के ज़माने का बिल्डिंग होगा, अगर ग्लास उसी ज़माने का लगा हुआ होगा, या तुम लोगों का घर भी पुश्तैनी मकान से पुराने ज़माने का, बाप दादा ज़माने का रहे, और शीशा अभी भी कहीं पे पड़ा है उस ज़माने का, तो उस शीशा को छुओगे देखोगे नीचे मोटा है ऊपर पतला है। ध्यान से अगर अरेंजमेंट दोगे, अब वो शीशा सब उजला हो गया, आर पार दिखेगा। जैसे जैसे शीशा पुराना होता है, जैसे खिड़की सब में विंडो पैन में जो लगा हुआ रहता है ग्लास, शुरू में नया में एकदम वाइट दिखता है ना, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन धीरे धीरे वो वाइट हो जाता है। पहले क्या ट्रांसपेरेंट रहता है जब नया लेके आते हैं, और 10 साल 20 साल 25 साल के बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वाइट होने लगता है। वाइट होने का मतलब क्या, उसमें अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आ रहा है, वो फ्लूइड है। शीशा क्या है, फ्लूइड है, सुपर कूल्ड फ्लूइड। और धीरे धीरे इतना स्लो बहता है, इतना स्लो बहता है वो, इतना स्लो वो फ्लो करता है कि हमको समझ में नहीं आता है। उसको ऑब्जर्व करने में 10-15 साल लग जाता है कि भाई शीशा ऐसे खड़ा है, तो देखोगे धीरे धीरे नीचे मोटा हो गया है और ऊपर पतला हो गया है, तो बह के नीचे आया, फ्लो होके नीचे आया, तब ना ऐसा हुआ। इसी कारण इतना स्लो बहता है कि हमको पता नहीं चलता है, लेकिन बहता तो है। और जब बहता है तो ये तो फ्लूइड है,
मतलब इसके पार्टिकल का पोजीशन पूरी तरह से फिक्स नहीं है ना, तो धीरे धीरे नीचे मोटा होते जाता है, और जब वो धीरे धीरे बहता है तो बहुत नज़दीक नज़दीक आता है, फिर पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होने लगता है अच्छे से, और एक पर्टिकुलर पैटर्न जब आ जाता है ना, तो ये जो ग्लास मटेरियल है वो धुंधला हो जाता है। जब बोलते हैं शीशा खराब हो गया, आर पार नहीं दिखता, बोलते हैं ना, ऐसा कब होता है? जब उसमें क्रिस्टलाइन नेचर आता है। जब ये ट्रांसपेरेंट कब तक रहेगा? जब तक वो रहेगा एमॉर्फस सॉलिड। जैसे ही उसमें क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आएगा वो वाइट वाइट दिखने लगेगा, धुंधला होने लगेगा। आया बात समझ में? और सुपर कूल लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ही धीरे धीरे बहता है ना, जिसको पहचानने के लिए कि बहता है या नहीं बहता है, हमारा एक कम से कम 10 साल चला जाएगा तभी समझ में आएगा। इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब हमको समझने के लिए जो है पढ़ेंगे, एक चार्ट दिया हुआ है टेबल 1.1, ठीक है। इसमें दिया हुआ है डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, और सबसे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टीज। मतलब ये सब प्रॉपर्टीज है जिस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन एमॉर्फस सॉलिड है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो शेप, यानी शेप के बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या बोल सकते हैं। तो अगर हम फेस के बेसिस पे देखेंगे, शेप के बेसिस पर, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शेप। तो अगर शेप के बेसिस पर हम देखते हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होता है। ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन फिक्स है और एक पर्टिकुलर पैटर्न में है, पर्टिकुलर पैटर्न में वो बनता है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है ना। एमॉर्फस सॉलिड जो है उसका शेप क्या होता है? इरेगुलर है। यानी एमॉर्फस सॉलिड जब हम बनाएंगे तो हर बार अलग अलग शेप में हमको मिलेगा। जितना बार हम प्रिपेयर करेंगे एमॉर्फस सॉलिड को तो अलग अलग शेप में वो डेवलप होगा, ठीक है। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जब हम बनाएंगे तो दुनिया के किसी कोने में बनाएंगे, किसी भी समय बनाएंगे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा उसका सेम शेप डेवलप करेगा। आई बात समझ में? क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा? हमेशा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बनाए, किसी भी लेबोरेटरी में बनाए, घर में बनाए, बाहर बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा उसका एक फिक्स्ड शेप में आता है। तो इसलिए जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शेप फिक्स है, वो बदलता नहीं है दुनिया के हर जगह। लेकिन ये जो दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, वो हमारे कोशिश पर है, जिस तरह का कोशिश करें आ जाएगा। हमारे कोशिश पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है, वो अब अरेंज तो अपने आप होता है। शेप जो डेवलप होता है वो कोई ह्यूमन बीइंग डेवलप करके नहीं देता है, वो तो पार्टिकल खुद अपने आप डेवलप करता है अरेंज करके। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो अलग अलग समय में अलग अलग शेप हमको मिल जाता है, क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स है ही नहीं, जैसा सुविधा अनुसार पार्टिकल को जिसमें जो मौका लगा उसे अरेंज हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो शेप के बेसिस पे ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप फिक्स होता है, एमॉर्फस सॉलिड का शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा प्रॉपर्टी हम किस पर देखेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया? द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। शार्प का मतलब क्या होता है? जैसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको जैसे तुम हीट करोगे, हीट करते जाओ, जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ मेल्ट करता है वहाँ पर अचानक पूरा बॉडी एक साथ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि रबड़ को तुम हीट करना शुरू करते हो, लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है। आइस को हीट करना शुरू करते हो, आइस को, तो धीरे धीरे ना एक बार में पूरा आइस गलता है नहीं ना, क्योंकि वो एमॉर्फस है। समझ गए? प्लास्टिक क्या है? एमॉर्फस है। रबड़ क्या है? एमॉर्फस है। ग्लास क्या है? एमॉर्फस है। आइस क्या है? एमॉर्फस है। समझ गए? तो वो क्या होता है? उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है।
वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होता है। समझ में आया? अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं हुआ, यानी जैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर है मेल्ट करने के लिए, हीट करना शुरू किए और वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। यही होता है इसमें, यही होता है रबर में, होता है ना। ये तो ऑब्जर्व किए, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हर घर में ऑब्जर्व किया जाता है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, तुम लोग को सिलेबस में भी है, समझ गए ना। तो उसमें जब तुम करोगे तो कोई भी क्रिस्टल ले लेंगे, कोई भी, यहाँ पर तो बहुत सारा आयनिक कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड लेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो ध्यान से देखते रहना, जैसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा, अचानक पूरा क्रिस्टल एक साथ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट कर रहे हैं, तुमको लग रहा है तो हो ही नहीं रहा, कहाँ मेल्ट कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आँख का पलक झपका, आँख खुला, देखते हैं कि है ना, देखते देखते परेशान हो गए, अभी तक नहीं पिघला है ना, देखते देखते परेशान हो गए, आँख थक गया, आँख बंद किए, खोले, देखते हैं लिक्विड है। तो ऐसा है, समझ गया ना। आँख ऐसे किया खोले, ऐसे किए और खोले, इतने में हो जाएगा उसको। अगर वो अचीव कर लिया है वो टेम्परेचर, तो आँख बंद हुआ और खुला, इतने में वो बन गया, लिक्विड लगेगा, गजब हो गया। तो इसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। की अचानक सडनली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब होता है हम कैसे काट सकते हैं, चाकू से या किसी भी चीज से, है ना। काटने वाले चीज को चाकू ही बोलते हैं ना, बड़ा चाकू हो छोटा चाकू हो अलग बात है ना। तो तुम शीशा को काटो, सीधा नहीं कटेगा। रबड़ को तुम घर में आराम से कोशिश कर सकते हो, कोई भी रबड़ या प्लास्टिक के चीज को सीधा काट लो तो तुम छुरी से, नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि पैटर्न सेम नहीं है ना, हर जगह अलग अलग पैटर्न है ना। क्या बताए थे कि एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, अरेंजमेंट बदलते रहता है। तो जब हम काटते हैं तो अगर सेम ऑर्डर रहेगा, सेम टाइप का अरेंजमेंट रहेगा तो कटते जाएगा सीधा, क्योंकि मालूम है यहाँ पर गैप है, उस गैप में जब चाकू स्टार्ट हो जाएगा तो उस गैप में ही निकलते चला जाएगा ना। और जब एमॉर्फस सॉलिड में होगा, कटना शुरू होगा तो यहाँ पर गैप है, थोड़ा दूर के बाद वो गैप नहीं रहा, क्योंकि अरेंजमेंट आगे बदल गया। फिर उसको बगल से निकल गया, इधर से गैप है, उधर से चाकू निकला, फिर आगे काटा, फिर गैप उसका बदल गया, फिर चाकू अपना एरिया बदल लेगा। इसलिए तुम कितना भी कोशिश करोगे एमॉर्फस सॉलिड को सीधा सीधा काटने के लिए, यानी शार्प कटिंग करने के लिए, काट नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, उसमें अरेंजमेंट बदलते रहता है थोड़ा थोड़ा देर पर ही। ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि थ्रू आउट द बॉडी अरेंजमेंट सेम होता है, इसलिए उसका जो कटिंग होता है वो शार्प होता है। कटिंग क्या होता है? शार्प होगा। ऊपर से नीचे जब सीधा काटेंगे तो एकदम सीधा कट जाएगा, गैप में अगर चाकू पड़ गया तो कटते कटते सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर एमॉर्फस रहेगा तो हम काट, यहाँ पहले कटा तो थोड़ा देर के बाद देखोगे चाकू इधर घूम गया, थोड़ा देर के बाद चाकू इधर घूम गया। तुम प्लास्टिक काट करके देखना ना, अपना कोशिश ही कर लेना घर में। प्लास्टिक को, हम प्लास्टिक को सीधा काट रहे हैं, पॉलीथीन को तुम सीधा काट के देखो, समझ गए? पॉलीथीन, प्लास्टिक, जो भी फाइबर का चीज है उसको तुम काट के देखो, क्योंकि फाइबर वाला जितना भी चीज होता है वो सब लगभग जो है वो एमॉर्फस है। सीधा काट के देखो, कटेगा ही नहीं। और क्रिस्टलाइन चीज रहेगा, ध्यान से अगर काटो तो कट जाएगा, सीधा ही कटेगा। समझ गए? शार्प कटिंग, इसको क्या बोलते हैं? शार्प कटिंग। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कटिंग क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है? शार्प है, जबकि एमॉर्फस का क्लीवेज प्रॉपर्टी शार्प नहीं है। इरेगुलर शेप में कटेगा, इरेगुलर सरफेस हो जाएगा, है ना। काटने के बाद हाथ ऐसे ऐसे लगाओगे ना, प्लास्टिक वाला चीज पर लगेगा, सीधा नहीं कटा है। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटोगे ना, सीधा हाथ से ऐसे लगाओगे तो वो समझ में आ जाएगा एकदम सीधा कटा है, कहीं उबड़ खाबड़ नहीं है। ये तुम करके देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्ट करना। मेल्ट करने में जितना एनर्जी लगता है, मेल्ट करने में जितना एनर्जी लगता है
1 मोल सॉलिड को मेल्ट करने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिक्स होगा। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि पैटर्न सेम है ना, पैटर्न सेम है ना, तो सब जगह एनर्जी सेम ही लगेगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब जगह सेम होगा क्योंकि अरेंजमेंट सेम है, पैटर्न थ्रू आउट द बॉडी सेम है, तो हर जगह एनर्जी सेम लगेगा, है ना, हर जगह एनर्जी सेम लगेगा उसको ब्रेक करने में। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा कि अरेंजमेंट थ्रू आउट द बॉडी डिफरेंट है, तो हर जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा, तो हर जगह उसको ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगा, इसलिए उसमें कोई फिक्स्ड नहीं रहेगा। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड का जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स नहीं रहेगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड का इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स रहेगा। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद है एक प्रॉपर्टी है एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी फिगर नंबर 1.2 है तुम्हारे बुक में दिया हुआ, ठीक है ना? इसमें अरेंजमेंट दिया हुआ है पार्टिकल्स का, है ना, है ना। कोई क्रिस्टलाइन कोई सब्सटेंस लिया है तो इसमें केटाइन होगा, एक एनायन है, तो ये जो होल सब दिया हुआ है वो एक होगा, हो सकता है मेटल हो। ग्रीन टाइप का ये जो डॉट सब दिया हुआ है हो सकता है नॉन मेटल है। तो एक कंपाउंड है उसका मेटालिक पार्ट नॉन मेटालिक पार्ट दोनों दिया हुआ है, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो अरेंजमेंट है एक आइडियल क्रिस्टल का अरेंजमेंट, तो कहता है इसमें जब हम लोग कटिंग करेंगे अलग अलग एंगल से, आइसो मतलब सेम, एनिसो मतलब डिफरेंट, याद रखोगे। तो आइसोट्रोपिक कौन होगा? एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड क्या होगा? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि जो फिजिक्स में बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो सब्सटेंस का, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? हम लोग 5 सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं विदाउट केमिकल रिएक्शन कराए। विदाउट केमिकल रिएक्शन कराए जो प्रॉपर्टीज को हम लोग 5 सेंसेस के हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हर फिजिकल प्रॉपर्टी का एक वैल्यू होगा। मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है कि नहीं, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कैसे भी कटिंग करें, किसी भी एंगल से हम उस सब्सटेंस को कट करें और फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करेंगे। अगर किसी भी एंगल से कट करें और हर एंगल से कट करने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक इन नेचर, जो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है। एमॉर्फस, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में चूंकि कोई पैटर्न नहीं होता है इसलिए जिधर से काटो उधर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम आएगा। मतलब क्या हुआ? कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर हो, समझ गए ना, कलर हो,